तो चलिए सबसे पहले इसमें जो पद्य भाग दो उसकी पहली कविता यानी इसमें दो कारवक दिया हो गया जो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में लिखा गया। तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में देख लें तो इनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनुमानतः 1492 यानी सदी मतलब होता है शताब्दी। और उत्तरार्ध शब्द जो है कोई भी शताब्दी उत्तरार्ध कब समझते हैं तो कोई भी शताब्दी जो है 100 सालों का होता है। इसमें 0 साल से लेकर के 50वां साल तक के पूर्वार्ध और 51वां साल से लेकर के 99वां साल तक के उत्तरार्ध कहलाता है। यानी कि इनका जन्म अब क्लियर हो गया कि 1450 के बाद ही हुआ था। जो अनुमानित है क्लियर नहीं है 1492 में। और इनका मृत्यु देख लें 1548 ये वो भी अनुमानित है यानी कि अब यहाँ पे आया 48 यानी कि अब हम कह सकते हैं 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका मृत्यु हुआ था। इनका निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो चलिए यहाँ पे आप निवास स्थान की जगह जन्म स्थान भी जोड़ सकते हैं। इनका जन्म यही जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता थे शेख ममरेज अफसर ममरेज और इन्हें मलिक राज अशरफ के नाम से भी जाना जाता था। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदा और सैयद अशरफ जहांगीर। और ये दो थे सूफी संत थे। मुस्लिमों में एक प्रथा चली थी सूफी संतियों के, ये दोनों संत थे। इनकी वृत्ति यानी कि इनकी पेशा देख लें तो ये सबसे पहले जायस में किसानी अर्थात खेती बाड़ी के बाद में जो भी जीवन था फकीरी यानी फकीरों के साथ घूमते हुए बिताए। बचपन में ही अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। इनका व्यक्तित्व यानी कि इनका व्यक्तित्व देख लें तो चेहरा के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित अर्थात इन जब ये बचपन में थे तो ऐसा भयानक चेचक आया था कि इनका एक आंख और एक कान से वंचित कर दिया। पूरे शरीर पे धब्बा धब्बा बन गया था अर्थात ये बिल्कुल चेहरे देखने में इनका जो स्वरूप था कुरूप हो गया था। ये मृदुभाषी थे यानी कि हमेशा मधुर बोलते थे। मनुष्य भी अपने आप में मनन चिंतन में रहते। स्वभावतः संत यानी साधुओं की भांति रहा करते थे। इनकी कृतियां देख ले तो पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम चित्ररेखा कहरनामा जिसे महर्षि बायसी के नाम से भी जाना जाता है मसला या जिसे मसला नामा के नाम से भी जाना जाता है। इधर देख ले चंपावत होलीनामा इरावत। चलिए आपके किताब में जो पहली काव्य कविता दिया गया वो करवक है जिन्हें मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पहले जान लो जो बुक में नहीं दिया हुआ। मतलब कि किसी भी लेखक के बारे में सब कुछ बुक में प्रिंटेड नहीं रहता लेकिन इन लेखक के बारे में हम और कुछ जानकारी लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था लगभग 1492 ईस्वी के पास और इनकी मृत्यु 1548 में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ जब ये कुछ वर्ष लगभग ये मतलब कि किशोरावस्था थे तो मान लीजिए कि 13-14 वर्ष के ही होंगे। तो इसी समय इनके चेचक जैसा आज कोरोना फैला उसी समय भयानक महामारी फैला हुआ था चेचक का। तो इन्हीं चेचक के चपेट में ये शामिल हुए और चेचक के समेत चपेट में शामिल होने के बाद इनके पूरे शरीर पे धब्बे धब्बे और फिर जैसे कि हम पहले जैसे कि आप जानते होंगे कि इनकी एक आंख और एक कान से ये वंचित हो गए थे यानी कि एक आंख और एक कान इनका मतलब कि खराब हो गया था। जब इनके जन और इसी समय इनके माता और पिता कुछ समय बाद इनके माता और पिता दोनों दोनों चल बसे। अब दोनों चल बसे तो ये अनाथ हो गए और अनाथ होकर के सबसे पहले अपने जन्म स्थान यानी जन्मभूमि जायस में खेती किसानी अर्थात खेती करने लगे। लेकिन बाद में इन्होंने खेती छोड़कर शेष जीवन फकीरों यानी साधु संतों के साथ रहने लगे। जब वो साधु संतों के साथ भटकते फिरते थे तो इन्होंने साधु संतों में संगतियों में ही शिक्षा ग्रहण की। इन शिक्षा ग्रहण में सूफी संतों के द्वारा अनेक मुस्लिम वर्ग में प्रचलित अनेक काव्य जैसे कुरान और फिर षड्यंत्र इतिहास इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करके जानकारी प्राप्त की। और फिर जानकारी प्राप्त करने के बाद इन्होंने फिर से अपना जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना काव्य रचे जैसे पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम चित्ररेखा कहरनामा मसला और मसलनामा चंपावत होलीनामा इरावत। तो चलिए चंपावत की रचना में अब इसमें जो इस किताब में जो दो करवक दिया गया उनकी उनकी जो रचना पद्मावत से लिया गया ये रचना इन्होंने अथक प्रयास के बाद अनेक काव्यों को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं था कि काव्य में जो इसके बारे में जो चर्चा की है वो अपनी आंखों से देखो उसके बाद की इन्हें किताबों में पढ़ो किताबों में पढ़ने के बाद ही ये चर्चा करते हैं। तो चलिए पद्मावत में एक प्रेम कथा और ये जो भी काव्य लिखे हैं जैसे पद्मावत हो अखरावट हो आखिरी कलाम चित्ररेखा कहरनामा या मसला या महसलनामा होलीनामा चंपावत ये सभी प्रेम पे आधारित है। इसलिए इन्हें प्रेम के पीर के कवि भी कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि। तीन के चलिए जो दो करवक दिया गया वो पद्मावत से लिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम पद्मावत में क्या है इससे कैसे रचना हो इसमें किसकी चर्चा इनके बारे में जान लें।
तो इनका जो दोनों कड़वक है, जो पद्मावत के काव्य के प्रथम और दूसरा जो कड़वक है उपसंहार यानी अंतिम छंद से लिया गया। पद्मावत में जहाँ के पहले राजा थे महाराणा प्रताप, वहीं के राजा अर्थात चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और फिर सिंघलदीप के आगे राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का चित्रण है। तो चलिए अब इससे पद्मावत की कहानी पे चलते हैं। तो रत्नसेन राजा, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के पास एक बुद्धिमान सुआ अर्थात जो सुआ था वह राजा के बारे में बताते रहता था। तो वही सुआ को जब एक बार ये पता चला कि सिंगलदीप यानी श्रीलंका में एक रूपवती रानी पद्मावती है, तो वह अपने राजा को बताए। तो राजा विमोहित होकर के साधुओं को रूप धारण करके सिंघलदीप में पहुंचकर रानी पद्मावती से विवाह कर चित्तौड़ ले आते हैं। तो फिर वो अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इन्हीं बीच एक दिन ऐसा घटना घटता कि इनके राज दरबार में जो इनके राजगुरु यानी राज दरबारी गुरु थे, उनका नाम था राघव चेतन। नाम याद रखिएगा, राघव चेतन, जिनको ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो राजा के भोग विलास में बाधा डालते थे। इससे राजा रत्नसेन कुपित होकर अपने राज दरबारी गुरु राघव चेतन को देश निकाला की सजा दे देते हैं। राघव चेतन की देश निकाला की सजा सुनकर वो उसी समय बोलते हैं कि इसका परिणाम पूरा चित्तौड़ वासियों का बुरा भुगतना होगा। तो इस अपमान के बदला लेने के लिए राघव चेतन उस समय के खूंखार मुस्लिम वर्ग के खिलजी वंश के राजा अलाउद्दीन के पास चले जाते हैं और वहाँ इस स्वरूप पद्मावती रानी के बारे में ऐसा चित्रण करते हैं कि राजा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी विमोहित हो जाता है और फिर विमोहित हो जाता है। राघव चेतन के बातों में आकर रानी पद्मावती रानी को विजय हासिल करने के लिए चित्तौड़ पे कार्रवाई करने के लिए चलाता है। का कहरनामा, मसला और मसलनामा, चंपावत, होलीनामा, इरावत, इन सब काव्यों के जो वर्तमान काल के जो कवि हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जायसी ग्रंथ वाली नाम से संपादित यानी कि पब्लिश करवाए हैं। आदि के यहाँ जो दो कड़वक दिए हुए पद्मावत से लिया गया। इसमें देखिए आप किताब से चलते हैं तो पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ नरेश, रत्नसेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा, इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस कहानी में जुड़ जाता है। अर्थात जब राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को बताता है और अलाउद्दीन खिलजी इस प्रेम कथा की कहानी में जुड़ जाता है, तब इनका त्रिकोण पूरा होता है। गए कि जो मलिक मोहम्मद जायसी तो प्रेम आधारित कहानियों की रचना करते थे, इसलिए इन्हें प्रेम के पीर की कवि कहा गया। आप याद रखिएगा 10th में आता घनानंद को प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है, लेकिन यहाँ 12th में आया मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर की कवि कहा जाता है। अच्छा, तो चलिए अब अगला पेज में चलते हैं। तो यहाँ जो दो कड़वक दिया गया इसके बारे में यहाँ पे लिखा। तो यहाँ प्रस्तुत दो कड़वक जो अलग अलग संकलित है, यानी कि आपको पहले ही बता के गया कि पद्मावत काव्य के प्रथम छंद और उपसंहार छंद यानी कि अंतिम छंद से लिया गया। ये पद्मावत के क्रम से यहाँ पे लिखा भी है कि पद्मावत के क्रम से प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है, किंतु कवि और काव्य की विशेषता निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत यानी कि ऐसा रचना बना दे कि पाठकों को ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी काव्य के अंतिम और प्रथम छंद से लिया गया। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ज्वाइंट छंद है। प्रारंभिक स्तुति खंड के लिए प्रथम कड़वक में यानी कि यहाँ जो दिया गया फर्स्ट कड़वक, उसमें कवि एक विनम्र स्वाभिमान यानी कि अपने ऊपर अभिमान रखने वाले, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने वाले के साथ साथ अपने रूपहीनता, जो पहले ही आपको बताए थे कि उनके शरीर पे पूरे चेचक उजले उजले धाब पड़ चुके थे और एक आंख के अंधेपन यानी कि जो चेचक के द्वारा उनका एक आंख चल बसा था, उसके प्रतिपादित दृष्टांतों द्वारा मानवान्वित करते हुए अनेक रूपों के गुणों का हमारे ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी कि वो अपने ऊपर जो अपंग आया था कि वो एक कान और एक आंख से अपंग थे, उन सबों को भूल कर को अपनी अंदर जो गुण होता है इनका कड़वक में भी आएगा को अपने आप को एक बहुत बड़ा गुणी विद्वान समझते हैं। तो वही अपने गुणी होने के कारण ऐसी काव्य की रचना की है कि जो हमारे उनके दुर्गुण को छोड़कर हमारे गुणों की ओर आकर्षित करता है। तो चलिए अब यहाँ पे जो दूसरा कड़वक दिया गया हो यानी कि उपसंहार छंद से जो लिया गया उसके बारे में लिखा है। तो अंत के उपसंहार खंड के लिए गए द्वितीय कड़वक में कभी अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हुए कहते हैं कि उन्हें इस रक्त के लई लगाकर जोड़ा जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल से भिंगोई हुई है। अर्थात वो कहते हैं कि जो मैंने ये काव्य की रचना की है अथक परिश्रम, अथक मेहनत के बाद यानी रक्त के लिए जैसे खून का लेई बना जाता है, उस तरह से हमने इसमें गाढ़ी मेहनत, गाढ़ी प्रीति और जल भिंगो कर किस रचना किया है,
और अब बोलते हैं कि इस पहले ही बता के गए कि इसमें राजा रत्नसेन, स्वरूप पद्मावती रानी, बुद्धिमान सुअर, राघव चेतन, अलाउद्दीन के बारे में चित्रण है। तो उसी बात को बोलते हैं क्या वो इस संसार में न राजा रत्नसेन है, न पद्मावती रानी, न वो बुद्धिमान सुअर, न राघव चेतन, और न ही दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी को लेकर के लेखक कहते हैं कि जिस तरह से आज न राजा रत्नसेन है, न स्वरूप पद्मावती रानी, न बुद्धिमान सुअर, न राघव चेतन, न दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, बस उसका रह गया। तो उसकी कृति, उनकी ये काव्य, उनकी ये रचना, उसी प्रकार से मैं एक दिन रहूं या न रहूं, लेकिन ये मेरे काव्य काव्य रह जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई पुष्प को तोड़ने के बाद जब कोई पुष्प को देखते हैं तो उसका एक रमणीय चित्र हमारे दिमाग में बनता है, और जब वह पुष्प मुरझा जाता है तो उसे फेंक देते हैं। लेकिन वो पुष्प तो मुरझा गया, लेकिन जो हमारे दिमाग में जो पुष्प बनता है, इमेजिन कीजिएगा, जो हमारे दिमाग में जो पुष्प बनता है वो कभी मुरझाता नहीं। कभी भी चलते वक्त याद आया तो उसका पूरा वो खिला हुआ रमणीय पुष्प फिर से खिल उठता है। उसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो मैं इस काव्य की रचना किया हूँ वह मैं रहूं या न रहूं, लेकिन यह काव्य रहेगा। इसी के माध्यम से हम इस संसार में जीवित रहेंगे। देखिए इसी बात को यहाँ पे लिखा, कवि यह कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा और उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। तो इस कहानी को पढ़ेगा उसे दो शब्द में स्मरण करेगा। इसका चित्रण वो अपने द्वितीय कार्बक में भी किए हैं। कवि का अपना कॉलेज कलेजे के खून से इस काव्य की आत्मविश्वास के साथ सार्थक और बहुमूल्य। अर्थात इस आपके अभ्यास में प्रश्न कवि अपने कलेजे अर्थात अथक परिश्रम खून से यानी कि बॉडी बहुत गाढ़ी परिश्रम के बाद इस काव्य की रचना की, और इस पर आत्मविश्वास रहता है कि जिस तरह से कोई महान व्यक्ति अपनी कृतियों से फेमस हो जाता है, उस तरह से हम इन काव्यों से पूरे दुनिया में भूत और भविष्य में फेमस हो जाएंगे। चलिए तो अभी यहाँ पे जो कड़वक दिया गया आपके बुक में उसमें चलते हैं। तो इसमें कड़वक दिया गया, इसके बारे में काफी लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए आज यहीं पे बात को स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे।